हम बात करें कि शादी कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए और क्या क्या देखा जाए और क्यों करनी चाहिए, तो ये ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको क्या लगता है कि क्या हमें किसी सर्टन अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए या कोई बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से करनी चाहिए? व्हाट वुड यू सजेस्ट? एज अ डॉक्टर एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड बायोलॉजी की मैं स्पेशलिस्ट हूँ एंड मेरी एक्सपर्टीज ही वो है, तो इसलिए मैं आपको पहले तो बायोलॉजिकल क्लॉक का समझा देती हूँ और उसके बाद एक सोशल एलिमेंट आ जाता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैरिंग कभी शादी कर लो और उसके बाद फेल कर जाए तो फिर वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो पहले बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करते हैं कि औरत और आदमी को अल्लाह मियां ने बहुत डिफरेंट तरीके से बनाया। वी ऑल नो दैट जब एक बच्ची पैदा होती है तो जो जेंडर होता है आपका आइडेंटिफाई हो जाता है ना माँ के पेट के अंदर ही, और उसके अंदर जो बच्ची होती है उसके एग्स बन रहे होते हैं। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ एक जो लड़की होती है उसके एग्स बनते हैं। बच्ची जो होती है लड़के से इस तरह से डिफरेंट है कि लड़कियां एक रिजर्व लेके खजाना ऑफ एग्स लेकर पैदा हुई होती हैं। हमारे अल्लाह मियां ने आपको एक रिजर्व दे दिया है और बस वही पूरा रिजर्व आपने पूरी लाइफ में जो आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होंगे और रिप्रोडक्टिव लाइफ होगी उसमें इस्तेमाल करना है। आदमियों का ये चक्कर नहीं होता। आदमियों का जो जरसूमा होता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं वो एवरी मंथ बनता रहता है और पूरे लाइफ स्पैन में उनका बिलियंस में यानी कि 600 बिलियन से भी ज्यादा उनका स्पर्म्स होते हैं जो यूटिलाइज हो रहे होते हैं। जबकि एक बच्ची जो होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ उसका आप कह लो 1 to 2 मिलियन की बात हो रही है, नॉट बिलियंस, आपके एग्स पैदा होते हैं। ये आपका जखीरा है जो आपने इस्तेमाल करना है पूरे लाइफ में। अब जब बच्ची की पुबर्टी होती है उसके पीरियड आते हैं, माहवारी आते हैं, एट द टाइम ऑफ 12 कह लें, किसी को 10 साल में आ जाता है, बच्चियां बड़ी होती हैं तो उनके एग्स जो हैं वो सिर्फ 300,000 तक रह जाते हैं। जब उनके 20s में एज होती है तो उनकी पीक फर्टिलिटी होती है, क्योंकि जो एग्स होते हैं वो डिटरमिन कर रहे होते हैं कि आपकी एग की क्वालिटी कैसी है और एग की क्वांटिटी वो पीक पे होती है जब आप 20s में होते हैं, 23 एंड 24। तो आप अगर फर्टिलिटी ग्राफ को देखें तो वो पीक पे होता है। उसके बाद 30 तक वो उस तरह ही स्टेबल रहता है, हल्का हल्का नीचे जाता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 30s में जो एग होता है, लेट 37 में कह लो, एक औरत 37 की है, 40 में है, तो सिर्फ 37,000 40,000 उसके एग्स रह जाते हैं। राइट। 40s में और कम हो जाता है जिसे हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं, जब उसके हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं। और जब वो 50 साल की होती है ना एक औरत, तो आप देखो उसका मेनोपॉज हो जाता है क्योंकि उसके एग्स खत्म हो जाते हैं और एग्स ने आपके एस्ट्रोजन पैदा करने होते हैं और एग आपको एक सलाहियत देता है टू बिकम प्रेग्नेंट। अब अगर आपके एग्स ही खत्म हो गए हैं, आपकी सलाहियत जो बच्चा पैदा करने की खत्म हो जाएगी। यहाँ से ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, मैं हमेशा लड़कियों को जब वो मेरे पास आती हैं फॉर काउंसलिंग उनको समझाती हूँ कि आप अपना करियर कर रही हैं, आपने अपना जीवन साथी जो सिलेक्ट करना है वो ठीक है, वो स्ट्रेटेजाइज करें। आप अगर आपको डायबिटीज है तो आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं ना कि मैंने कैसे खाना खाना है, मैंने शुगर को कैसे कंट्रोल करना है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि मेरी जो फर्टिलिटी का टाइम है, जो मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक है, 20 साल से लेके 32 साल तक जो है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर जो है मैं करियर के चक्कर में डिले करती जाऊंगी तो मेरी एग की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी और टू बिकम प्रेग्नेंट, बच्चा पैदा करने की सलाहियत मेरी कम होना शुरू हो जाएगी। इस चीज को समझते हुए आप अपनी जिंदगी को प्लान करें। बाकी तो अल्लाह मियां ने करना होता है ना कि जब आपको साथी मिलेगा तो आप करेंगे, कोई अच्छी फैमिली मिलेगी तो करेंगे, कोई अपने जैसा मिलेगा तो करेंगे। लेकिन करियर के चक्कर में जिन लोगों के पास ऑप्शन होती है ना, कुछ लड़कियां आजकल के हम पहले सेट हो जाएं और इस चीज को इग्नोर कर देती हैं, इस नॉलेज को। तो मैं हमेशा सिर्फ ये नॉलेज देती हूँ खवातीन को कि हम खवातीन को अल्लाह मियां ने एक रिजर्व के साथ, एक बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ पैदा किया। आदमी 90 साल का भी हो ना तो वो भी बच्चा पैदा कर सकता है, उसका ये मसला नहीं है। तो हम तो एक इस चीज के साथ पैदा हुए हैं और हमें फिर ये इंतखाब करना चाहिए कि हमने किस टाइम पे क्या करना चाहिए ताकि आगे जाके ना हमें पछतावा ना हो। सिर्फ ये बायोलॉजिकल क्लॉक को आप समझ लें। अब आपने ये कहा कि जिससे करनी चाहिए वो एक अलग स्टोरी है, वो एक सोशल उसमें आ जाएगा आंसर कि आपको किस तरह की फैमिली में करनी चाहिए, पहले स्टडीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पहले डॉक्टर शबाना इसकी तरफ हम वापस आते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर, आपने तो बायोलॉजिकल क्लॉक की बात की, जंजानी साहब ने एस्ट्रोलॉजिकल क्लॉक की बात की, लेकिन कासिम साहब सोशल क्लॉक भी तो एक चीज़ है ना, इसका क्या करें? कब करोगी शादी, कब करोगे शादी, कैसे करनी है, कहाँ करनी है, तो इसका क्या करें? देखें, ये जो सोशल प्रेशर्स है ना, ये भी हमें मैनेज करने आने चाहिए। मैंने पहले ही आपको कहा कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं
ये कोई रूटीन सोसाइटी नहीं है, ये मुश्किल सोसाइटी है। इसमें कई तरह के KPIs हैं, यहाँ पर कई तरह के कामयाबी के कई तरह के कुलिये हैं। शादीशुदा है वो उसको ठीक माना जाता है, अभी शादी क्यों नहीं कही उससे सवाल पूछे जाते हैं, जिसकी शादी हो गई उससे पूछा जाता है बच्चा क्यों नहीं हुआ। ये सब चीज़ें इस सोसाइटी में आपको मिलती हैं। फिर एक मर्द जो है उस पर कई तरह की जिम्मेदारी हैं। उसने अपनी बहनों को ब्याना है, उसने अपने घर को सेटल करना है, उसने घर खरीदना है, उसने बाज़ औक़ात पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं उनका भी ख्याल रखना है, फिर उसने शादी भी करनी है। फिर जैसे सर ने कहा कुछ घरों में बड़ी बहनें ब्याने वाली होती हैं, बड़ा भाई ब्याने वाला होता है। कुछ घरों में जो छोटी बहन है उसके रिश्ते आ रहे होते हैं लेकिन बड़ी बहन का रिश्ता नहीं हुआ होता तो छोटी बहन का रिश्ता नहीं हो रहा होता। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सारी सोसाइटी है। इसमें हर शख्स को, हर फर्द को खुद देखना पड़ता है। और जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा, उन्होंने तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बातें की। मैं समझता हूँ कि ये ना करती तो मिसिंग होता, ये कवर ना मैं कर सकता था ना अली ज़ंजानी साहब इस बात को रिलेट करते हैं। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रिलेट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारिश ये है कि जिस तरह उन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी कि एक शुगर किसी को हो गई है तो उसने मैनेज करना है कि मेरी डाइट क्या होनी चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे कब मेडिसिन लेनी है। इसी तरह ये फैसला भी हर मर्द, हर औरत को खुद सोचना चाहिए कि किस सिचुएशन में इसके प्रो कॉन्स के हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। अगर एक ख़ास सिचुएशन में वो शादी कर रहा है तो कुछ उसके बहुत से फ़ायदे होंगे, कुछ उसके चैलेंज होंगे। अच्छा, मैं आपको वैसे एक बताऊं कि अमूमन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत हो सकती है लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन, वो तमाम की तमाम हमारी बहनें जिनको मैंने टॉप प्रायोरिटी पे प्रोफेशनल होते देखा, उन्होंने प्रोफेशन को टॉप प्रायोरिटी पे रखा, मैंने उनके घर डिस्टर्ब देखे, मैंने उनके घर में कोई ना कोई चैलेंज ज़रूर देखा है। यानी कि फ़र्ज़ कीजिए कामयाब सर्जन बन गई हैं, बड़ा मुश्किल है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो बनने के लिए, वो वहाँ जब लगेगी तो वो एनर्जी बचती नहीं है जिससे घर चलना है, बिल्कुल, या जिससे बच्चों की परवरिश होनी है, या जिससे घर ने घर की शक्ल में होना है। राइट। अच्छा, अब रह गया यहाँ तो अफोर्डेबिलिटी हो, इतने मुलाजिम हो, इतने आया हो, खाला हो, चौकीदार हो, ड्राइवर्स हो, सब कुछ वसाइल हो, ये बड़ी जो आइडियल सिचुएशन है। अमूमन ऐसा नहीं होता, ग्राउंड रियलिटीज़ में ऐसा नहीं होता। मियाँ बीवी दोनों कमा रहे होते हैं, बड़ी मुनासिब से तनख्वाह होती है, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी पूरी हो रही होती है, बच्चे पाल रहे होते हैं, घर चला रहे होते हैं, खर्चे पूरे कर रहे होते हैं, और साथ साथ अपने आप को प्रोफेशनली अप टू डेट भी रख रहे होते हैं। ये एक ऐसा मुश्किल ज़माना आ गया जिसमें अप टू डेट रखना बड़ा मुश्किल है, बड़े चैलेंज हैं, स्किल्स बड़ी तेज़ी के साथ आ रही हैं, पुरानी स्किल्स ख़त्म हो रही हैं, पुराने प्रोफेशन ख़त्म हो रहे हैं, नए प्रोफेशन जन्म ले रहे हैं। सो ये किसी को खुद सोचना पड़ता है कि सिचुएशन में अगर ये मैं फैसला करूं तो इस मुझे क्या कुछ मैनेज करना पड़ेगा। दूसरी बात है अपनी समझ कि मैं क्या हूं, मेरी ज़रूरतें क्या हैं। मैं अगर ये स्टेप लेता हूं तो मैं ज़्यादा हैंडीकैप तो नहीं हो जाऊंगा, मैं ज़्यादा किसी ट्रैप में तो नहीं चला जाऊंगा, मैं ज़्यादा मैनेज तो नहीं करूंगा। देखिए दीनी अहकाम में तो हमें जो शरीयत के मुताबिक मिलता है, निकाह बजाते खुद बायसे बरकत है, उसमें एक बरकत है, उसमें एक आसानी है। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में कई तरह की आसानियाँ गैब से शामिल कर देता है। हर आने वाला जो फ़र्द है, बच्चा है, घर पैदा होता है, वो भी अपना रिस्क लेकर आ रहा होता है। ये कामिल ईमान हमारा रब की रबूबियत पे होना चाहिए, लेकिन अपनी तदबीर, राइट, वो तदबीर के साथ भी एक तकदीर का हिस्सा आता है। सही बात। तो अपनी तदबीर में आपको खुद को समझना है, आपको जिसके साथ शादी करनी है उसको समझना है, उसके मिजाज को समझना है, उसकी पर्सनैलिटी को समझना है। आपने अली साहब से रब्ता करना है और पूछना है कि जी हमारा कोई मैच भी बनता है कि नहीं बनता। आपने देखना है कि जी सोशली हम किस तरह से लेकर चलेंगे। आपने देखना है जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस घर को हमने बनाना है, वो घर कैसा होगा, हमारा इसमें नुकसान क्या है, हमारा इसमें फ़ायदा क्या है, हमारी एज क्या है, हमारी मेडिकल बायोलॉजिकल कंडीशंस क्या हैं। अब तो देखें एक नया ट्रेंड, पढ़े लिखा ट्रेंड जो है, बड़े ऐसे टेस्ट हैं जो रिकमेंड किए जाते हैं कि शादी से पहले हमें करवा लेने चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक बात की, टेस्ट की आपने बात की। इस तरह कुछ टेस्ट होते हैं एस्ट्रोलॉजिकल भी। यूजुअली मैं चाहूँगी कि आप ये ज़रूर बताएं कि हम अर्ली मैरिजेस को कैसे प्रमोट करें, लेकिन इसके साथ साथ जिनकी लेट मैरिजेस होती हैं उनके ज़ायचे में क्या फॉल्ट तो नहीं कहूँगी, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट उनका किस तरह से डिफरेंट होता है, लेट मैरिजेस उन लोगों की कैसे होती है? देखिए लेट मैरिजेस तब होती हैं जब हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट दो चीज़ें डिफरेंट हैं। हम हस्बैंड वाइफ को डिफरेंट हाउस से देखते हैं और प्यार मोहब्बत का हमारा हाउस और है। यानी मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो आपको शादी के बाद भी हो सकती है, शादी से पहले भी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है। लेकिन जो आपका लव पार्टनर है उसने अल्टीमेटली आके आपका लाइफ पार्टनर बनना है, आपका शौहर या आपकी बीवी बनना है।
तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो आपकी शादी का हाउस है, 7th हाउस उसको हम कहते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ हो तो लड़का और लड़की दोनों की लेट मैरिजेस होती हैं। अगर लड़के हैं उनके जायचे में वीनस ख़राब है, उनकी शादी में बड़े इश्यूज आते हैं। लड़कियों की अगर जायचे में जुपिटर ख़राब है तो उनकी भी अज़दवाजी ज़िंदगी में इश्यूज आते हैं। फिर एक बहुत बड़ी टर्म हमारी एस्ट्रोलॉजी में जो कि मोस्टली टीवी चैनल्स पे आती है कि जी आप मांगलिक हैं, आपके ऊपर को मंगल दोष लग गया है, उस वजह से आपकी शादी नहीं होती। तो होता ये कि आपके जायचे में मार्स एक ऐसा प्लानट है जो सिग्निफिकेटर है अगली नस्ल की प्रोडक्शन के लिए, आपकी शादी होने के लिए, आपके ख़ानदान में वुसअत और इजाफे के लिए। वो अगर आपके जायचे के सर्टन हाउसेस में कहीं ख़राब जगह पे बैठा हो तो आपकी शादी 29-30 साल से पहले नहीं होती। अगर लड़का और लड़की दोनों मांगलिक हैं तो ये योग कैंसिल हो जाता है। अगर दोनों में से कोई एक है, इसके इतने बुरे असरात होते हैं कि शादी पहली बात होती नहीं है, हो जाए तो चलती नहीं है। और बल्कि कुछ अर्सा कबल एक हमारा बॉलीवुड का एक जोड़ा भी है, ऐश्वर्या राय, उसका भी बड़ा चला था कि वो भी मांगलिक है, तो उसकी भी कुछ प्रिकॉशंस उन्होंने की थी। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इसकी करती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जिस वक्त दोनों मियाँ बीवी बंधन में बंध रहे हैं तो उसका एक ख़ास वक्त होता है। जैसे आप इस दुनिया में आए हैं तो आप एक नसीब लेकर आएँ, आपका दौलत, आपका नसीब, आपकी कामयाबी, आपकी ख्वाहिशात, ये सब डिफरेंट चीज़ें ये इकट्ठी नहीं हो सकती। आपने कहा कि जायचे में अक्सर ये भी आता है किसी ने अरेंज की भी है तो उसकी दोबारा कहीं पे लव हो सकती है या उसको शादी के बाद भी प्यार हो सकता है, तो इतना भी एस्ट्रोलॉजिकल, दूसरी शादी, खुफिया शादी, इतना भी बता देती है। बहुत सारी शादियाँ होती हैं। और अगर हम इस चीज़ को देखें कि लोग शादी नहीं कर, अगर लोग शादी नहीं करेंगे तो देखें एक ह्यूमन नीड है जो एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग देखते हैं, तो वो फिर क्या करेगा, गैर शरई काम करेगा। वो काम करेगा जिसका हमारा मज़हब है या माशरा है किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो उसके लिए अर्ली मैरिजेस बड़ी जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स के लिए कि वो अर्ली मैरिजेस को प्रमोट करें। पुराने ज़माने में